निवेदिता हिंदी एवं विधि कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। वीडियो की अगली कड़ी में मैं चर्चा करना चाहूँगा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत महिला श्रमिकों को उपलब्ध हित लाभों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अंतर्गत महिला श्रमिकों को अनेक लाभ बेनिफिट प्रदान किए गए हैं, जैसे विश्राम प्राप्त करने का अधिकार। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में नियोजित प्रत्येक महिला श्रमिक को प्रसव अथवा गर्भपात या गर्भ की चिकित्सकीय समाप्ति के लिए कुल मिलाकर 12 सप्ताह का विश्राम पाने का अधिकार होगा। प्रसव के 6 सप्ताह पूर्व तथा प्रसव के 6 सप्ताह बाद तक महिला श्रमिक विश्राम की हकदार होगी। यह लाभ उन सभी महिला श्रमिकों को प्राप्त होगा जो नियमित नियोजन के साथ साथ कैजुअल, आकस्मिक अथवा मस्ट्रोल के आधार पर काम कर रही है, नियोजित है। नंबर 2, कठिन कार्य न लिए जाने का अधिकार। प्रसव के 6 सप्ताह का अवकाश प्राप्त कर छुट्टी पर जाने के 1 माह पूर्व यदि महिला श्रमिक नियोजन से मालिक से नियोजक से लिखित प्रार्थना करती है कि उसे कठिन काम न लिया जाए, तो उसका जो है ध्यान रखा जाएगा। मालिक उसकी प्रार्थना पर कठोर कार्य न लेने के लिए आबद्ध होगा। अनुपस्थिति काल में मजदूरी पाने का अधिकार। गर्भपात पर भी मातृत्व लाभ पाने का अधिकार। गर्भपात या चिकित्सकीय ढंग से गर्भ की समाप्ति होने पर भी महिला श्रमिक को समान प्रसूति लाभ प्राप्त होगा। ऐसा लाभ 6 सप्ताह तक सीमित होगा। इसी प्रकार से अतिरिक्त अवकाश पाने का अधिकार। यदि प्रसव के 6 सप्ताह बाद भी महिला श्रमिक को स्वास्थ्य लाभ की आवश्यकता महसूस होती है, तो गर्भ, प्रसूति, समय से पूर्व शिशु जन्म, गर्भपात या नसबंदी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न बीमारी के कारण काम पर नहीं आ पाती है, तो मजदूरी सहित 1 माह का अतिरिक्त अवकाश ऐसी महिला श्रमिक पाने की हकदार होगी। इसके अतिरिक्त 30 दिनों के लिए उक्त दर पर उसे मजदूरी भी देनी होगी। वेतन या मजदूरी से कटौती नहीं किए जाने का अधिकार। 20 वर्षेज पीठासीन अधिकारी ने मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट उस समय जो था, उस समय गर्भवती महिलाओं को 6 माह का अवकाश था, तो पीठासीन अधिकारी ने जो है सप्ताह के 6 दिन मानकर रविवार का अवकाश काट लिया। 20 वर्षेज पीठासीन अधिकारी। कोर्ट ने कहा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो है एक कल्याणकारी उपबंध है, अतः रविवार का वेतन नहीं काटा जाए और सप्ताह के 7 दिन यानी 12 × 7 84 दिन के बराबर वेतन दिया गया। मेडिकल बोनस पाने का अधिकार। दुग्धपान के लिए अवकाश पाने का अधिकार। धारा 11 के अनुसार प्रत्येक दुग्धपान कराने वाली महिला को शिशु को दुग्धपान कराने के लिए सामान्य अवकाश के अलावा 2 निर्धारित अवकाश और प्राप्त होंगे जब तक शिशु 15 माह का नहीं हो जाता। निलंबित या निष्कासित नहीं किए जाने का अधिकार। अग्रिम प्रसूति प्रसुविधा पाने का अधिकार। नसबंदी शल्य क्रिया के लिए अवकाश पाने का अधिकार। क्रैच
यानी शिशु गृह सुविधा। इस प्रकार आपने देखा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के अंतर्गत श्रमिक महिलाओं को 12 प्रकार के लाभों से लाभान्वित किया गया है। विश्राम प्राप्त करने का अधिकार, नंबर 2 कठिन कार्य न किए जाने का या कठिन कार्य न लिए जाने का अधिकार, अनुपस्थिति काल में मजदूरी पाने का अधिकार, नंबर 4 गर्भपात पर मातृत्व लाभ पाने का अधिकार, नंबर 5 अतिरिक्त अवकाश पाने का अधिकार, नंबर 6 वेतन या मजदूरी से कटौती नहीं किए जाने का अधिकार, नंबर 7 मेडिकल बोनस पाने का अधिकार, नंबर 8 दुग्धपान के लिए अवकाश पाने का अधिकार, नंबर 9 निलंबित या निष्कासित नहीं किए जाने का अधिकार, नंबर 10 अग्रिम प्रसूति प्रसुविधा पाने का अधिकार, नंबर 11 नसबंदी शल्य क्रिया के लिए अवकाश पाने का अधिकार, नंबर 12 क्रैच शिशु गृह सुविधा पाने का अधिकार। ऐसे प्रत्येक प्रतिष्ठान में जहां 50 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, समुचित दूरी पर शिशु गृह क्रैच सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रत्येक महिला को एक निश्चित अंतराल पर 4 बार क्रैच में जाने का क्रैच में जाने दिया जाएगा। मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 द्वारा अंतर स्थापित। मातृत्व लाभ का अधिकार कब समाप्त हो जाएगा? यदि कोई महिला श्रमिक अपने नियोजक द्वारा धारा 6 के प्रावधानों के अधीन अनुपस्थित रहने के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के बाद में ऐसी प्राधिकृत अनुपस्थिति के दौरान किसी अवधि में किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम कर लेती है। दूसरे शब्दों में आप इतना ही लिख सकते हैं, यदि कोई महिला श्रमिक अपने नियोजक द्वारा धारा 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुपस्थिति के दौरान में किसी अन्य प्रतिष्ठान में काम कर लेती है, मैटरनिटी बेनिफिट का अधिकार समाप्त हो जाएगा। नंबर 2 ऐसी महिला श्रमिक गंभीर दुराचरण कदाचार मिसकंडक्ट की दोषी पाई गई है। नंबर 3 यदि महिला श्रमिक द्वारा गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है अथवा जब ऐसी महिला श्रमिक कृत्रिम गर्भपात करा लेती है तो मातृत्व लाभ का अधिकार समाप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न की कड़ी के रूप में व्यवसाय संघ को परिभाषित कीजिए। एक व्यवसाय संघ के पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है? डिफाइन ट्रेड यूनियन। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेड यूनियन? ध्यान से समझना। व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 2ज में व्यवसाय संघ को परिभाषित किया गया है। धारा 2ज व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अनुसार व्यवसाय संघ के अस्थायी या स्थायी कोई भी ऐसा समुच्चय अभिप्रेत है। ध्यान से सुनना। व्यवसाय संघ के अस्थायी या स्थायी कोई भी ऐसा समुच्चय अभिप्रेत है जो कर्मकारों और नियोजकों के बीच, कर्मकार का मतलब है नौकर, नियोजक यानी मालिक, कर्मकारों और नियोजकों के बीच, नौकर और मालिक के बीच, कर्मकारों और कर्मकारों, नौकरों और नौकरों के बीच, नियोजकों और नियोजकों, मालिकों के बीच के संबंधों को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए या किसी व्यवसाय या कारोबार के संचालन पर निर्बंधनात्मक शर्तें आरोपित करने हेतु बनाया जाता है। इसके अंतर्गत 2 या अधिक संघों का परिसंघ भी शामिल है। दोबारा ध्यान से सुनना। व्यवसाय संघ से क्या तात्पर्य है? व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 2ज में व्यवसाय संघ को परिभाषित किया गया है। धारा 2ज के अनुसार व्यवसाय संघ के अस्थायी या स्थायी कोई भी ऐसा समुच्चय अभिप्रेत है जो कर्मकारों और नियोजकों के बीच या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच या नियोजकों और नियोजकों के बीच के संबंधों को
नियमित करने के उद्देश्य के लिए या किसी व्यवसाय या कारोबार के संचालन पर निर्बंधनात्मक शर्तें अधिरोपित करने हेतु बनाया गया है। इसके अंतर्गत दो या अधिक संघों का परिसंघ भी शामिल है। एक व्यवसाय संघ के पंजीकरण की क्या प्रक्रिया है? व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 की धारा 3 से 9 तक में व्यवसाय संघों के रजिस्ट्रीकरण पंजीकरण के बारे में प्रावधान किया गया है। ध्यान रहे, व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण करने के लिए अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत एक रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा पंजीकरण। समुचित सरकार चाहे तो अतिरिक्त या उप रजिस्ट्रार की भी नियुक्ति कर सकती है। पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित है। आवेदन किया जाना, व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिए आवेदन जो है 7 या 7 से अधिक सदस्यों द्वारा आवेदन किया जाना चाहिए। आवेदन की अंतर्वस्तु, आवेदन करने वाले सदस्यों के नाम, पते, व्यवसाय। इसी प्रकार से कर्मकारों के व्यवसाय संघ की दशा में आवेदन करने वाले व्यवसाय के सदस्यों के नाम, व्यवसाय, काम के स्थान का पता। नंबर 3, व्यवसाय संघ का नाम और प्रधान कार्यालय। नंबर 4, आवेदन की अंतर्वस्तु में व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों का पद, नाम, आयु, पता और व्यवसाय आदि आदि जो है धारा 5 के अनुसार जो है आवेदन की अंतर्वस्तु है, जिसमें आवेदित व्यवसाय संघ का गठन 1 वर्ष से हो चुका है, 1 वर्ष व्यतीत हो चुका है, इसका भी वर्णन किया जाना जरूरी है। नंबर 3, नियमावली की अंतर्वस्तुएं। नियमावली में व्यवसाय संघ का नाम, व्यवसाय संघ के सभी उद्देश्य जिनके लिए व्यवसाय का संगठन किया गया है, समस्त प्रयोजन, व्यवसाय संघ की साधारण निधियां किन पर कैसे खर्च की जाएगी, व्यवसाय संघ के सदस्यों की सूची, संघ के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा उनके निरीक्षण की समुचित सुविधाएं, सदस्यता शुल्क क्या है उनका, आदि आदि बातें जो है व्यवसाय संघ की धारा 6 में और भी दे रखी है। आप आपके पास में जो समुचित मैटर है उससे आप देख लेना। इसी प्रकार जब आवेदन कर दिया जाता है, अंतर्वस्तुएं और नियमावली में अंतर्वस्तुएं यानी आवेदन की अंतर्वस्तुएं और नियमावली की अंतर्वस्तुएं देने के बाद में नंबर 4, रजिस्ट्रीकरण। आवेदन किए जाने पर यदि रजिस्ट्रार का ये समाधान हो जाता है कि व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रेशन के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है, तो वह रजिस्ट्रार जो है व्यवसाय संघ का धारा 8 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर देगा, आदि आदि। इसी प्रकार से धारा 7 के अंतर्गत वह रजिस्ट्रेशन से इनकार भी कर सकता है यदि व्यवसाय संघ का जो है नाम जो है प्रस्तावित पूर्व में किसी व्यवसाय से मिलता जुलता है या इतना मिलता जुलता है कि उससे जनता या सदस्यों को धोखा हो सकता है, तो वह जो है इनकार भी कर सकता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में पंजीयन हो जाने के बाद में धारा 9 के अंतर्गत रजिस्ट्रार एक प्रमाण पत्र जारी कर देगा जो इस बात का सबूत होगा कि व्यवसाय संघ का विधिवत रूप से पंजीयन हो गया है। क्या व्यवसाय संघ का पंजीयन अनिवार्य है? यह आवश्यक नहीं है। रजिस्ट्रीकरण यह स्वैच्छिक है, लेकिन व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के अनेक फायदे हैं। रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ और उनके सदस्यों को अनेक लाभ प्राप्त करने के हकदार हो जाते हैं। रजिस्टर्ड व्यवसाय संघ को अनेक प्रकार के विशेषाधिकार मिल जाते हैं। वे अनेक इम्यूनिटीज, उन्मुक्तियों को भी प्राप्त कर लेते हैं। ये सारे लाभ, विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां अपंजीकृत व्यवसाय संघों को प्राप्त नहीं होती है। यही कारण है कि व्यवसाय संघ के सदस्य व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए
प्रेरित होते हैं। बाद में आप देख लेना, पंजीकृत व्यवसाय संघ का साधारण कोष और राजनीतिक कोष जो है उसके बारे में, राजनीतिक निधि के बारे में आप पढ़ लेना। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करना चाहूँगा कि भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के क्या लाभ हैं। भारत में पंजीकृत व्यवसाय संघ को क्या क्या अधिकार है, क्या लाभ हैं, ध्यान से समझना। रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ को मुख्य लाभ या अधिकार निम्नलिखित है। नंबर 1, निगमित निकाय हो जाना, कॉर्पोरेट बॉडी। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में व्यवसाय संघ एक निगमित निकाय बन जाता है। धारा 13 के अनुसार वह एक सामान्य उत्तराधिकार प्राप्त कर लेता है। सामान्य उत्तराधिकार का मतलब है किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर भी वह समाप्त नहीं होता है। निगमित निकाय का मतलब उसकी एक सार्वमुद्रा होगी। वह अपने नाम से मूवेबल एंड इमूवेबल चल अचल संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। वह अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से, एजेंट के माध्यम से संविदा कर सकता है। वह अपने नाम से वाद ला सकता है या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है। एक कॉर्पोरेट बॉडी बन जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि पंजीकृत व्यवसाय संघ का निगमित निकाय होना अत्यंत जरूरी है। रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधित्व करने का अधिकार। किसी व्यवसाय संघ, किसी पंजीकृत व्यवसाय संघ व्यवसाय विवाद का रिप्रेजेंटेटिव करने का अधिकार केवल पंजीकृत व्यवसाय संघ को ही है। ऐसा संघ या उसके पदाधिकारी ही विवादों में प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। निधि, फंड गठित करने का अधिकार। धारा 15 में यह प्रावधान किया गया है कि अपने व्यवसाय के उद्देश्यों पर धन खर्च करने के लिए पंजीकृत व्यवसाय संघ द्वारा एक कॉमन फंड का गठन किया जा सकता है। पंजीकृत व्यवसाय संघ का अगला लाभ है आपराधिक षड्यंत्र से मुक्ति, सिविल वादों से मुक्ति, लेखा बहियों की निरीक्षण का अधिकार, सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार। अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत 15 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक अवयस्क व्यक्ति को भी पंजीकृत व्यवसाय संघ का सदस्य बनाया जा सकता है। एक सदस्य के अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा, लिखित पत्रों का निष्पादन कर सकेगा, लेकिन 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने से पूर्व व्यवसाय संघ का पदाधिकारी नहीं बन सकता। नाम परिवर्तन का अधिकार, धारा 23, समामेलन का अधिकार, धारा 24, विघटन का अधिकार। पंजीकृत व्यवसाय संघ के सदस्यों को अधिनियम की धारा 27 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यवसाय संघ को विघटित करने का भी अधिकार है। शुल्क वसूली का अधिकार। अनेक जो है पंजीकृत व्यवसाय संघ को, सदस्यों को, व्यवसाय संघ को शुल्क वसूल करने का अधिकार भी दिया गया है। और सामूहिक सौदेबाजी का, रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ को सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार है। इस प्रकार हमने देखा कि भारत में पंजीकृत व्यवसाय संघ को क्या अधिकार है, क्या लाभ हैं। नंबर 1, निगमित निकाय हो जाना, धारा 13। प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, व्यवसाय विवाद से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार, निधि गठित करने का अधिकार, आपराधिक षड्यंत्र से उन्मुक्ति, सिविल वादों से उन्मुक्ति, लेखा बहियों का निरीक्षण, सदस्यता प्राप्त करने का अधिकार, नाम परिवर्तन का अधिकार, समामेलन का अधिकार, विघटन का अधिकार, शुल्क वसूली का अधिकार और सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार। इस तरीके से हमने
भारत में रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के लाभ या भारत में पंजीकृत व्यवसाय संघ को क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, हमने चर्चा की। धन्यवाद। इतना ही निवेदन करूंगा कि इस चैनल के माध्यम से लाभान्वित होने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।